जामा मस्जिद कमेटी के कुछ मेंबर्स के ऊपर कुछ दिनों पहले एक एफआईआर हुई थी, आप लोगों ने देखा था उसे। और वो सभी मीडिया हाउस में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो खबर चली थी, क्योंकि वो प्रेस रिलीज थी। तो आप लोग का दायित्व बनता है आप उसे लोग, लेकिन उसके बाद हमारा जो पक्ष था वो पक्ष नहीं है, और हमारा पक्ष भी जरूरी था। ठीक है, लोगों को सिर्फ एक पक्ष ही पता चला, जो हमारा पक्ष था वो लोगों तक गया नहीं। तो हमने सोचा कि ये बहुत जरूरी है कि दूसरा पक्ष भी आप लोग तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चालू थी, हम इन्वेस्टिगेशन में हम कॉपरेशन कर रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि सब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद हम हमारा पक्ष रखें। तो अभी लगभग इन्वेस्टिगेशन समाप्त गई होगी, क्योंकि काफी समय हो गया, अभी 1 महीना हो गया। अब ये मैटर ऐसा था कि जामा मस्जिद में जो तथाकथित पुरानी कमेटी है, उनका कहना है कि जो नई कमेटी है उन्होंने मस्जिद के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ये मस्जिद एक धर्म स्थल है जिसे ट्रस्ट सोसाइटी चलाती है, तो ये किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि इसमें कोई कब्जा कर लेगा, ये तो सबकी है। और समय समय पर कमेटी चेंज होती है, ये एक प्रोसीजर है। ये कमेटी जो तथाकथित कमेटी थी, जिसका पहले तो उसने एफआईआर में जो फरियादी है अब्बास भाई, उन्होंने ये लिखा कि मैं 35 साल से प्रमुख हूं। 35 साल से, ये टोटल गलत और झूठ बात है। 35 साल के अंदर नहीं तो भी कम से कम 7 से 8 अलग अलग आदमी प्रमुख बने हैं यहाँ, जो मस्जिद के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल। इसमें फकर दादा थे, कुछ मेरे फादर थे, फिर हमारे बहुत बड़ी नूरा पापा थे, फिर सैयद इलियास भाई थे, फिर आमीन भाई चोटालिया थे। तो काफी लोग बदल चुके, लेकिन उन्होंने फरियाद में, एफआईआर में ये झूठ लिखाया है कि मैं 35 साल से प्रमुख हूं। तो ये गलत बात और गुमराह करने की बात वो हो गया। उसके बाद उनका जो मेन मुद्दा था वो ये था कि कब्जा। जैसे मैंने आपको कहा, कब्जा क्या होता है? ये तो प्रॉपर्टी लोगों की प्रॉपर्टी है, ये उनकी पेपर मिल तो है नहीं कि कोई उस पर कब्जा कर लेगा। तो ये बात का हम टोटल खंडन करते हैं। ऐसा कोई कब्जा हुआ नहीं है यहाँ पे। जो भी हुआ समाज के सहमति से हुआ। नई कमेटी बनी, पुरानी कमेटी खत्म हुई, उसके बाद में नई कमेटी बनी और लोगों ने बनाया, क्योंकि हर शुक्रवार यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं मस्जिद में, और वो लोग समाज के लिए, जो समाज हित में जो भी काम होता है उसके लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और बातचीत होती है कि हमें क्या आगे का हमारा प्लानिंग क्या है। तो तब क्योंकि ये कमेटी पुरानी हो चुकी थी, जो काम इनको करना था ये लोग कर नहीं रहे थे, और इनका समय भी हो चुका था, तो उनको बदलना था। 4 लोग उनकी कमेटी के, उसकी कॉपी भी हम आपको दे देंगे। 4 लोग ने रिजाइन किए, जो अब्बास भाई है उसके खिलाफ इन्होंने रिजाइन किया। 4 लोगों ने। ये कमेटी बनी कैसे? 4 लोगों ने रिजाइन किया, उसके बाद में ये कमेटी बनी। क्योंकि उनकी कमेटी 4 लोगों ने रिजाइन कर दिया, तो कमेटी वैसे भी डिसॉल्व हो गई। तो इस प्रकार से नई कमेटी बनी, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ इश्यू नहीं था, सब अच्छे से हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि जो बदलते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे को बदल दिया, दुख होता है, वो होता है, वो एक ऑब्वियस है। वो हमारा एक सेंटिमेंट होता है कि हमको बदला, लेकिन वो एक परंपरा थी जो हुई, उससे कोई जोर जबरदस्ती कोई चीज बिल्कुल भी हुई नहीं थी। और हमारे जो इमाम साहब है, जो हमारे मस्जिद के मेन होते हैं, उन्होंने ये सारी जो फॉर्मेलिटीज की, जो नए प्रमुख बने और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था, उनका स्वागत किया, तो मैटर वहीं पे खत्म हो जाती। जबरदस्ती हुई होती तो ऐसी कोई होती नहीं, उसके बाद में ऐलान नहीं हुआ। अब हमारे में ऐसा होता है कि पहले अवाम डिसाइड करती है कि कौन प्रमुख बनेगा, इसके बाद मस्जिद के मेंबर से उसका ऐलान होता है कि ये फला अब प्रमुख बना, तो नहीं बना। इनका
आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आज तक ये अब्बास भाई और उनकी मंडली का कभी भी कोई प्रमुख हुआ हो तो इसका ऐलान मस्जिद से हुआ नहीं है, तो हम उसको, समाज उसको मानेगा ही, क्योंकि जब तक आपका ऐलान मेंबर से नहीं होता उसे एक्सेप्टेबल समाज को नहीं। ये लोग क्या करते थे, ये लोग के 6-7 लोग, एक इंची एक मंडली है, ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मुतवल्ली वगैरह इनके साथ में ही डिसाइड होता है, ऑफिस में इकट्ठा होते हैं, वो बोलते हैं आज तू मुतवल्ली बन जा, फिर साल 1.5 साल के बाद अंदर अंदर झगड़े हो जाते हैं, फिर किसी और को बना देते हैं, इस तरीके से इनका चलते हैं। तो अभी भी इन्होंने जो इसका जो ऑफिशियल वे है जैसे होना चाहिए उसमें इन्होंने कभी नहीं किया, इन्होंने ऐसे ही हमेशा अपने अपने अंदर अंदर किया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो हकीकत में जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो किया गया। अब क्योंकि प्रोसीजर फॉलो किया गया और ये लोग चाहते नहीं थे कि इनके मंडली के बाद का कोई अध्यक्ष बने, मुतवल्ली बने, तो ये इन्होंने इस प्रकार की झूठी कंप्लेन की। अब ये मुद्दा शुरू कैसे हुआ? ये मुद्दा शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ पे 12 दुकानें हैं, 12 दुकान, उसमें से 6 दुकान जो इनके कमिटी के मेंबर थे, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को भी जानना, 6 दुकानें इनके कमिटी के जो मेंबर थे उनकी है, 6 दुकान 12 में। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जो आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सारी बातें प्रमुखता से आप 6 दुकानें उनकी। अब यहाँ पे जो मार्केट रेट है वो कम से कम 30,000 से 35,000 रुपए का मार्केट रेट है, लेकिन यहाँ पे बरसों से दुकान को फिक्स रेट पे दिया गया है 7,000 फिक्स रेट। कम से कम आधा भी लेते तो समझ में आता कि चलो 35,000 30,000 है तो आप 15,000 लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि किराया बढ़े ये वो। फिर जैसे ही नई कमिटी आई, ये सब डॉक्यूमेंट्स देखे, आप मानोगे नहीं, बरसों से किसी भी दुकान का रेंट एग्रीमेंट नहीं है। आप सोचो इतनी दुकानें जो चल रही है वो बिना रेंट एग्रीमेंट के चल, जबकि ये अपराध है बिना रेंट एग्रीमेंट के। ठीक है, आप शायद 1 साल तक 11 महीने का कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नोटिफिकेशन है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा अगर किसी को किराए पे दुकान देते हो, चाहे वो निजी हो, चाहे वो ट्रस्टी हो या कोई भी हो, तो उसको आपको एग्रीमेंट आपको करना ही होता है। लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट अभी तक नहीं बनाया और बिना रेंट एग्रीमेंट की सारी दुकानें चल रही है। क्योंकि नई कमेटी बनी, नई कमेटी में अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने देखा कि ये तो समाज को नुकसान भी हो रहा है और ये गैर कानूनी भी है। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की, हम लोगों ने सभी दुकानदारों को पहली नोटिस भेजी। हमने दुकानदारों को कहा कि आप आइए और रेंट एग्रीमेंट बनाइए। और 2019 में इन लोगों ने एक ठहराव किया था, फोरम से मेजोरिटी से एक ठहराव ऐसा किया था कि हम हर साल 1,000 रुपया बढ़ाएंगे। ये इन्होंने ठहराव किया था जो यहाँ के रजिस्टर में एंट्री है। लेकिन ये लोगों ने बिल्कुल भी किराया बढ़ाया, हर साल 1 साल लेने का 1,000 रुपया लेने का ठहराव किया, लेकिन किसी ने भी रेंट बढ़ाया नहीं। वो उतना के उतना ही रहा, वो ठहराव की कोई वैल्यू नहीं। अब जब हम आए 2024 में नई कमेटी आई, तो तब तक के किराया अगर तब से हम 19 से गिरे तो ये 11,000 हो जाता। तो हमने सोचा कि 11,000 रुपये का किराया हम अभी कर देते। तो हम लोगों ने एक नोटिस भेजी दुकानदारों को कि भाई आप आइए और सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट बनाइए, बिना रेंट एग्रीमेंट की दुकान चलाना गैर कानूनी। हमने सबको एक नोटिस भेजी, उस पर 2-3 लोगों ने साइन की, बाकी लोगों ने साइन नहीं की। उसके बाद हमने उन्हें और समय दिया, हमने उन्हें दूसरी नोटिस भेजी कि भैया आप आओ हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं। तो दूसरी नोटिस पे भी ये लोग नहीं आए। उसके बाद हमने तीसरी नोटिस भेजी कि आप आओ रेंट एग्रीमेंट बनाओ, ये गलत है, कहीं कल किसी कोई हादसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे होटल है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे आग लगे, कोई मर गया, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो, तो सबसे पहले पुलिस हमें ही पकड़ेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि एग्रीमेंट बनाना बहुत नेसेसरी है, लेकिन कोई आया नहीं, किसी नोटिस नहीं। फिर हमने, आप देख सकते हो कि हमारे मस्जिद के जो नोटिस बोर्ड है उस पर हम लोगों ने नोटिस लगाए कि भाई आप आओ और एग्रीमेंट करो। फिर भी नहीं। फिर हमें पता चला कि ये जो पुराने लोग थे वो उन लोगों को
तो पुराने लोग जो है वो उन लोगों को भड़का रहे थे। वो उन लोगों को ऐसा बता रहे थे कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट किया तो ये लोग आपको 11 महीने में निकाल देंगे। इस प्रकार उनको भड़काया, जबकि ऐसा कोई इंटेंशन किसी का था नहीं। हम चाहते थे कि जो भी है वो, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे कोई भी गैर कानूनी चीजें नहीं चलती थी। उसके बाद में एक दिन खाद्य विभाग, फूड विभाग फील्ड इंस्पेक्शन पे आए। तो उन्होंने जो होटल है और एक दूसरा मस्जिद के बिल्कुल गेट के ऊपर एक पान की दुकान है, तो उनके पास आए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो जो विभाग के अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास फूड लाइसेंस आया कैसे, बिना डॉक्यूमेंट से आपको फूड लाइसेंस कैसे मिली? तो उन्होंने उनको कहा होगा कि हमने ये वो सेटिंग करके हम लोगों ने लाइसेंस ले लिया। अब ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पे सेटिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे जो भी हो कानूनी प्रक्रिया से। उसके बाद फूड विभाग ने हमें संपर्क किया और उन्होंने बोला कि आपने कोई इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स बनाया है? हमने कहा नहीं, यहाँ पे आज 12-15 साल से कोई रेंट एग्रीमेंट बना नहीं है, ऐसे ही सब दुकानें चल रही है, तो फिर इनको फूड लाइसेंस कैसे मिला? आप वो तो आप इंक्वायरी करो, मुझे क्या पता, हम तो अभी जस्ट 6-8 महीना हमें हुआ है आके यहाँ पे, आप इसकी इंक्वायरी करो और एक्शन लो। तो उन्होंने अपने हिसाब से उन लोगों को नोटिस भेजा और एक नोटिस हमको भी भेजा कि आप लोगों ने कोई कुछ रेंट एग्रीमेंट दिया तो नहीं है। हमने कहा कि हमने कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं दिया, हमने ये विभाग को लिख के दे दी। उसके बाद में हमें पता चला कुछ दिनों के बाद, जब फूड विभाग से हमें मैसेज मिला कि हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए, इन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए। अब ये पॉइंट थोड़ा जरूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम पर तो एफआईआर हुआ, उसका मेन कंटेंट था कि जबरदस्ती कब्जा, ये उसका मेन कंटेंट था। अब जब फूड विभाग ने हमें बताया कि इनके पास डॉक्यूमेंट आ गया, तो हम सोचने लगे कि भाई नई कमिटी ने तो कोई डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया नहीं है, तो इनके पास रेंट एग्रीमेंट आ कैसे गया? हमने पता किया तो हमें पता चला कि इन्होंने अब्बास भाई के नाम से रेंट एग्रीमेंट बनाया। कब? ये एफआईआर होने के 20 दिन पहले रेंट एग्रीमेंट बनाया, तो क्या 15 साल से इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन अब बना दिया। क्यों? कि ये दुकानें उनके कमिटी के लोगों की थी, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए ये कर। लेकिन इन्होंने गलती कहाँ कर, इन्होंने एफआईआर हमारे पर 20 दिन के बाद करवाया। वो एफआईआर में इन्होंने ये कहा कि हमने जबरदस्ती कब्जा किया। अब आप सोचिए, और आपको हमारी मदद करनी है इस मामले में, कि अगर किसी का जबरदस्ती कब्जा है तो आप रेंट एग्रीमेंट कैसे कर सकते हो, भी नोटराइज, नोटरी करके, और उसको सरकारी विभाग में जमा कराया। ये कितना बड़ा फ्रॉड है, कितनी बड़ी फ्रॉजरी है। एक तरफ आप कहते हैं कि कब्जा किसी का है, पुलिस तो कहते हो तो हमें कब्जा दिलाओ, और दूसरी तरफ पांडे जी रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। ये फॉर्जरी है और चीटिंग है। ये लोगों ने पुलिस तो गुमराह की। हमारा मेन आज फोकस है आपको ये बताना कि पुलिस विभाग पर हमें कोई शिकायत नहीं है। ये लोगों ने पुलिस विभाग को गुमराह किया, ये लोगों ने पुलिस विभाग को झूठी बात बताई। एक कब्जा, और एक तरफ बैंक अकाउंट, आप देखो बैंक अकाउंट अभी भी इनके पास है, सामने की बैंक में आप पता कर सकते हो, अभी भी अब्बास भाई के नाम से अकाउंट है कब्जा के। उसके बाद इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाए, वो भी 2 ही लोगों का, एक होटल का और एक मोहम्मदनी का। ये 2 लोगों का ही इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया, और बाकी किसी का भी नहीं, क्योंकि उनको नहीं, उनके आदमी को ही बचाना था, तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया। वो हमने पुलिस विभाग में हम गए, और हमने पुलिस विभाग में जाकर हमने सबसे अधिकारी से बात की, और हम लोग अनिल सर से मिले, क्योंकि अनिल सर नए हैं, उनको इस मैटर में ज्यादा जानकारी थी नहीं। लेकिन जब हम अनिल सर के पास गए, फरियाद लेके, और हमने अनिल सर को बोला, अनिल सर ने हमारी पूरी बातें सुनी, और उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो भी लीगल एक्शन होती है वो मैं एक्शन लूंगा। हमने एक कंप्लेन दी है उनके खिलाफ, फॉर्जरी की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, और चीटिंग की। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड फॉर्जरी, क्योंकि इसमें जो कंप्लेन हुई है
वो कंप्लेन 6 लोगों पे हुई है। मैं हूँ, ये सैयद साहब है, और तकदीर है, अशरफ भाई है, साहिर है, और एक और भी है, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारण से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कंप्लेन आज की नहीं है। ये मामला इन्होंने बताया कि 11 महीने 12 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले सब कुछ हुआ, और फरियाद आप करते हो अभी कब? ये महीने में, मतलब 1 साल के बाद। अब तक आप सोए थे? अब तक आप कर क्या रहे थे? आपको 1 साल के बाद आया कि आपके मस्जिद पे किसी का कब्जा हो गया है। तो ये सबको जानना जरूरी है कि मामला कोई फ्रेश नहीं है, ये 1 साल पुरानी कंप्लेन है। और सबसे खास बात, जब ये कंप्लेन हुई थी, इन्होंने की, तब की 7वें महीने 2024 की, तब मैं तो कुछ था भी नहीं यहाँ पे। मैं तो एक आम नागरिक समाज का एक नॉर्मल इंसान था। मैं तब प्रेसिडेंट कोई और था, जो नए प्रेसिडेंट थे वो थे, तो कोई ना मेंबर थे ना कुछ। लेकिन 6 लोगों पे इन्होंने एफआईआर कराई, जो कि उस पर तो कोई थे भी नहीं। आपको कराना था तो आप प्रमुख से कराते, लेकिन टारगेट मुझे किया और दूसरे 5 लोगों को किया। तो ये साजिश थी। क्यों हमें क्यों टारगेट किया गया कि ये लोग ऐसे हैं मस्जिद में कि जो समाज के लिए बहुत अच्छा बढ़िया काम करते हैं। 11 महीने में 12 महीने में आप अगर पता करोगे अपने लेवल पे, तो हम लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं जो ये लोग इतने सालों में नहीं किए। ये कार्य हम लोग ने किए, चाहे आप कब्रिस्तान ले लो, मस्जिद ले लो, ये सारी चीजें हमने की। इसलिए इनको ये लगता था कि ये लोग तो सेट हो गए, और ये लोग ने कभी किसी को सेट होने दिया नहीं। सबसे पहले अब्बास भाई ने फक्कर दादा थे, तब किसी पॉलिटिकल को बीच में डाला और अब्बास इनको हटाया, फक्कर दादा को हटाया। उसके बाद षड्यंत्र करके मेरे फादर को रोज परेशान करते थे लोग। फिर नूरा बाबा आए, वो वडील थे, उनको इतना परेशान किया क्योंकि वो उनके मंडली के बाहर के थे, उनको बहुत परेशान किया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर सैयद साहब आए, सैयद साहब को भी टॉर्चर किया, सैयद साहब को भी बहुत परेशान किया, इन्होंने भी बेचारे ने छोड़ दिया। मतलब ये अपनी मंडली के बाहर का अगर कोई भी आया तो ये उनको यहाँ पे रहने देते नहीं, काम करने देते नहीं है। ये इनकी सिस्टम चल रही है, ये इनकी परंपरा चल रही है। फिर इन्होंने कहा कि टपोरी लोगों ने कब्जा कर दिया। अब मैं इनको आपको बताता हूँ, जब कुछ साल पहले एक नक्सली कांड हुआ था, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये कहते हैं कि ये लोग टपोरी है। ये जो जिन लोगों का नाम इस कंप्लेन में आया है, उनके ऊपर किसी पे भी एक भी केस नहीं है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम इनके ऊपर ये गुनाह हुआ। क्योंकि मैं काफी सालों से पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पे केसेस थे, लेकिन 20 साल से मेरे पे कोई केस नहीं है। ना मुझे सरकार की तरफ से चुनाव वगैरह में या कोई आया, कोई नोटिस आती है, कुछ नहीं। और बाकी सारी केस में मैं एक्विट हो चुका हूँ, मेरे पे एक दिन की भी सजा नहीं लगी। फिर भी इन्होंने बताने की कोशिश की कि ये लोग टपोरी है, ये वो। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि नक्सली कांड हो, वो नक्सली कांड में ये लोगों ने पूरा सेट करके वो मैटर को निपटाया, ये लोगों ने। अभी आप सोचो कि जो आदमी नक्सली कांड जैसे मैटर को निपटा सकता है, तो उसके लिए हम तो कितने छोटे हैं, हमें तो ऐसे ही निपटा सकते हैं। और उन्होंने हमको निपटा दिया, हमको पुलिस में डाल दिया, केस कर दिया हमने। फिर इनकी आप साजिश देखो, मर्डर हुआ, मर्डर के अंदर आरोपी आए, आरोपी का मुंह ढका, चेहरा ढका, हमें पर्टिकुलरली कुछ घंटे के लिए बैठाया गया। उसके बाद में हमारा तस्वीर लेके उसे वायरल की गई। ये सब साजिश थी, क्योंकि ये नक्सली मामले को निपटा सकता है, तो हम क्या है उनके लिए। इससे ये लोग ने इस तरह हमें प्रताड़ित किया। दूसरा, ये लोगों ने कुछ साल पहले, जहां पे कब्जे की बात आती है क्योंकि इसका मेन कंटेंट कब्जा है, इन्होंने एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई थी 2017 में। 2017 में एक सप्लीमेंट्री डीड बनाई इन्होंने, ये अब्बास भाई की मंडली के लोग ने। उसमें ये था सप्लीमेंट्री डीड, आप सोच भी नहीं सकते हो कि जबकि सार्वजनिक संपत्ति है, उसमें उन्होंने इस प्रकार की सप्लीमेंट्री डीड बनाई कि मैं प्रमुख, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बाद मेरा बेटा, मतलब इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये इन्होंने सप्लीमेंट्री डीड को रजिस्टर कराई मामलतदार में। कहीं से पता चल गया समाज के लोगों को, तो समाज के लोगों ने इनके खिलाफ कंप्लेन कर दी, और समाज के लोगों ने इनको समाज के सामने खड़ा कर दिया कि ये क्या है,
ये आप लोग कर क्या रहे हो? ये कोई आपकी निजी संपत्ति है क्या कि आप बोलोगे कि ये मेरा, मेरे बाद में मेरे बेटे का, उसके बाद में उसके बेटे का? तो ये कब्जा करने की परंपरा इनकी है, हमारी परंपरा काम करने की। तो ये सप्लीमेंट्री डीड है जो हमने पुलिस थाने में जमा कराई। साथ में हमने कंप्लेन की कि ये लोगों ने इस प्रकार का कृत्य क्यों किया है, और ये लोग हैबिचुअल है कब्जा करने के लिए, क्योंकि मस्जिद में किसी को काम करने देना चाहते नहीं है। जो काम करेगा उसे ये लोग डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे के बल पर पुलिस को फरियाद करेंगे, ऐसा करके कि भाई सब लोग छोड़ दो। काफी लोगों ने कमेटी में बेचारे ने छोड़ा भी है इनके डर से कि भाई ये तो रोज पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं, ये तो रोज कलेक्टर ऑफिस में लेके जाते हैं। ये मामला पहले कलेक्टर ने गया, कलेक्टर ने के वहां पे उनको लगा कि ऐसा कुछ है नहीं और जो भी है सही है। सर ने कोई एक्शन नहीं लिया, सब ठीक हो गया। तमाम सरकारी कार्यक्रम में नई कमेटी को बुलाया जाता है, तमाम सरकारी कार्यक्रम। इसके पहले किसी को बुलाया नहीं जाता, तो हमको बुलाया जाता है क्योंकि उनको लगा कि ये लोग सही है, क्योंकि हमने जो जो प्रोसीजर करना था वो सारे प्रोसीजर हमने किए। इनको कभी नहीं बुलाया, हमको बुलाया गया सारे कार्यक्रम। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो जैसे इन्होंने कहा कि कब्जा है, तो इन्होंने रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया, फिर डॉक्यूमेंट जमा कराए मस्जिद वहां पे। कैसे जमा कराए? क्योंकि मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट मस्जिद के कार्यालय में होते हैं, इसके बाहर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है तो वो मान्य नहीं है। लेकिन इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में वो डॉक्यूमेंट जमा कराए। इन्होंने ये भी कहा पहले ऑफिस यहाँ बाहर, और जब से नई कमेटी उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया ऑफिस। तो वो क्यों की शिफ्ट? वो इसलिए शिफ्ट की कि वहां पे हमारा एक दुकान थी, तो वो दुकान का किराया रुक रहा था क्योंकि ऑफिस में कोई काम है नहीं, तो हमने वो ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया। तो इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने ऑफिस वहां से शिफ्ट कर दी। अरे मूर्ख लोगों ने सोचना चाहिए, उससे समाज को इनकम क्रिएट हो गई, उससे समाज को इनकम मिल गई है हमने। और ये जो नई दुकान हमने दी हमें 11,000 के ऊपर। ये लोग आज तक 7,000 से रेट कभी बढ़ा नहीं पाए, हमने 11,000 रुपये के अंदर ये दुकान रेंट पे हमने दी। तो पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन इन्होंने पुलिस को कहा कि इन्होंने ऑफिस खाली करके उसके डॉक्यूमेंट हेरा फेरी कर दी। अरे सर, ये मस्जिद के डॉक्यूमेंट की आप क्या हेरा फेरी कर सकते? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने सरकार मस्जिद के डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऑफिस में जमा कराए गलत तरीके। अब इसमें ऐसा है कि जो नई कमेटी बनती है उनको समय समय पर सरकार को कुछ परमिशन लेनी हो या कुछ भी हो, सरकार में कुछ लिख कर, तो आपको लिख कर देना होता है वहां पे। वही उसी जगह पर ये डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है। कहीं भी खुद के प्रॉफिट के लिए या गलत इस्तेमाल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये लोगों ने ऊपर हमारी फ्लैट्स थी, लगभग 7 फ्लैट थे जिसमें लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 सालों से भी रहते। एक दिन इनका मन किया कि इसे हम तोड़ देते, तो इन्होंने तोड़ दिया, जिससे हमारी कम से कम 25 से 30 हजार रुपए की इनकम को हमें नुकसान। ये लोग कुछ नहीं पूछते थे, किसी को कुछ नहीं, समाज में किसी को कुछ नहीं पूछना, बस उसकी दादागिरी, उसकी गुंडागिरी, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उसको परेशान करना, प्रसारित करना, ये इनका काम रहा। तो मोटी मोटी ये बातें थी। हाँ, दूसरा हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, ये इनके पेट में दर्द कहाँ से हुआ। जैसे टोटल 12 दुकानें हैं। आप सोचो कि हम इसे मैनेज कैसे करते होंगे। उनके कमेटी के एक मेंबर की दुकान का 88,000, मतलब ऑलमोस्ट 90,000 का किराया बाकी। मांगने जाओ तो डराते हैं, हमारे है इधर, वो जाते हैं मांगने के, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं उन्हें। एक दुकान का किराया बाकी है 43,000, एक दुकान का किराया है 71,000, एक दुकान का किराया है 36,000, और एक का है 33,000। और ये सारे इनकी कमेटी के लोग हैं ना, खुद किराया। अभी आप मानोगे नहीं, इतने महीने से लोग किराया नहीं दे रहे, दादागिरी। अब ये ही किराए से मस्जिद का मेंटेनेंस, सैलरीज देना है, पगार देना है, ये इसी से निकलता है। इलेक्ट्रिक लाइट का बिल भरना है, ये सारा यही इनकम है हमारी। लेकिन इनकी इतनी दादागिरी, इतनी गुंडागिरी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से
ये हमें लगता है कि ये पुलिस को गुमराह करते हैं, इसलिए इनको सपोर्ट मिल जाता है। ये पूरे मामले में इन्होंने पुलिस को गुमराह किया, यहाँ तक कि डीआईजी सर को भी इन्होंने गुमराह किया। हमें यकीन है कि ये सारी चीजें जो हमने कंप्लेन की है, ये अगर डीआईजी सर तक पहुंची, या आज हमने जो बात की है आपके माध्यम से डीआईजी सर तक ये बात जो पहुंची, तो बिल्कुल इनके ऊपर एक्शन होंगे। और हम आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी बातें डीआईजी सर तक पहुंचाइए कि ये लोग एकदम फ्रॉड है, इन्होंने फॉर्जरी की, चीटिंग की है, कॉन्स्पिरेसी कर हम पर एफआईआर की है, जबकि कब्जे जैसी कोई चीज है ही नहीं। कब्जा होता तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्रीमेंट आप कैसे बना सकते हो अगर किसी और का कब्जा है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है जिसका हमने कंप्लेन दी है, और वो कंप्लेन की कॉपीज हमने अगर आपको चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, ये लोगों के एक दो मेंबर है, वो लोग क्या करते हैं कि एक दुकान है उसका, जैसे कि दुकान का किराया 7,000 रुपया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, 7,000 रुपया ये लोग कुछ महीने तक मस्जिद को दे रहे थे, और एक आदमी जो है वो 2,000 रुपये ऊपर कैश लेता, 7,000 मस्जिद को देता था और 2,000 खुद अपनी जेब में डालता था। और एक दुकान जो मस्जिद के बाजू की है उसका हर महीने का हमारे पास ऐसा मैसेज है, इंफॉर्मेशन है कि एवरी डे 900 रुपीज, 900 रुपया लेता था, जिसका 27,000 होता था, उसमें से 7,000 रुपया हमको देता था, मस्जिद में जमा करता था कुछ महीने पहले, और 20,000 रुपया खुद के जेब में। अब ये सारी चीजें यहाँ पे होती थी, इसलिए प्रमुख साहब कोई एक्शन लेते नहीं थे, क्योंकि उनके ही आदमी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करते थे। यहाँ पे हमारे आवाम के पैसे को लूट मचा के रखी थी इन लोगों ने, किराया नहीं बढ़ाने देते थे, कुछ नहीं करते थे ये लोग। अगर कोई जाए तो डराए, आप मैं कहता हूँ कि आप देखो यहाँ पे लोगों को खौफ में रखा है इन्होंने, स्टाफ इनसे डरता है, मौलाना इनसे डरते हैं, सारे के सारे दुकानदार इनसे डरते हैं, क्योंकि इतना खौफ है। हाँ, जैसे बहुत सारी समस्या है। अब पहली बार ऐसा हुआ कि हमें पुलिस ने, जब अभी ईद का त्योहार था, तो हमें तब राठौड़ साहब ने हमें बुलाया कि आप हमें कॉपरेट करो कि मस्जिद रोड के ऊपर नमाज नहीं पढ़नी है, काफी ट्रैफिक की समस्या वगैरह हो जाती थी। हमने तुरंत, राठौड़ साहब ने हमको बुलाया, हमने उनसे मीटिंग की और हमने मेक श्योर किया कि कोई रास्ते पे नहीं आए। तो हमने पूरी नमाज जो हुई, इस बार पहली बार इतिहास हुआ कि रोड को ब्लॉक नहीं किया गया और फिर भी नमाज हो। और ये लोग प्रशासन का भी कभी सुनते नहीं। ट्रैफिक की समस्या, आप देखो रोड पे आते हैं गाड़ी रख के चले जाते हैं। हमें लोगों ने इतनी बार कंप्लेंट किया है, और खुद प्रशासन के लोगों ने भी हमें बोला है कि यार बहुत ट्रैफिक होती है, आप कुछ करो, हमें अच्छा नहीं लगता है, सामाजिक स्थल है, हम यहाँ पे आके कुछ एक्शन ले। लेकिन गाड़ियां रख देते, दादागिरी करते हैं, किसी को कुछ बोलने नहीं जाते। अगर हम कुछ बोलो तो तुरंत पुलिस में चले जाते हैं, जबकि दुकान किसे किराए पे देनी है, किसे नहीं देनी है, ये तो ट्रस्ट का काम है। किराया बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये तो हमारा काम है, या हमारा अथॉरिटी है हमारी, लेकिन आप वो भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका इतनी पहुंच है, किसी को अगर आप कुछ भी करने जाए तो पुलिस आ जाती है। तो हम आज आपके माध्यम से पुलिस को भी कहें, आप जो भी करो वेरीफाई करो, ये लोगों की जो भी गलती है, इन्होंने जो भी फ्रॉड किया है उसके ऊपर एक्शन लो, और वो भी जल्द से जल्द लो। हमने ऑलरेडी कंप्लेन पुलिस थाने में जमा करा दी है। तो आज हम आए हैं आपके सामने बस यही सब कुछ बताने के लिए। हाँ, दूसरा हिसाब का था। हाँ, दूसरा कि जब नई कमेटी, जब पुरानी कमेटी चेंज हुई और नई कमेटी आई, आप बिलीव नहीं करो, जैसे कि अब्बास भाई ने कहा कि मैं 35 साल से प्रमुख, लेकिन जब कमेटी चेंज हुई, सामने बैंक है, आप जाके पता भी कर सकते हो, हमारे 3 अकाउंट, एक मस्जिद का अकाउंट है, एक कब्रिस्तान का अकाउंट है, और एक अकाउंट बैतुल माल का है। बैतुल माल का मतलब होता है गरीबों को मदद करना। कब्रिस्तान का जो फंड आता है वो आप कब्रिस्तान में यूज कर सकते हो, मस्जिद का जो फंड आता है आप मस्जिद में। आप मानोगे नहीं, जब इन्होंने छोड़ा मस्जिद के अकाउंट में, इसको कितना, मस्जिद के अकाउंट में 80,000 रुपया था,
कब्रस्तान में करीब लाख रुपया था और बैतुल माल में भी 70-80। हाँ, और उसमें भी लाख रुपए का उधारी था। मतलब हमें तो जीरो ही मिला। इन्होंने ये कहा कि 10 से 12 लाख रुपए का लोग हिसाब नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, 35 सालों में आपकी तो एक पेपर मिल थी। आपको यहाँ पे वो क्या कहते हैं, गड़िया गड़िया बनकर आए थे। 35 साल में आपकी एक पेपर मिल से आपकी 2 पेपर मिल हो गई। 100 टन का प्रोडक्शन था, वो 200 टन का 500 टन का हो गया। लेकिन मस्जिद में तो आप कर्जे में डाल के 35 साल आप रहे। ट्रस्ट डीड आपके समय में बनी। जितना भी गलत हुआ, फ्रॉड हुआ, पेटा भाड़ा लिया गया, वो आपके समय में। दैट मीन्स के आप टोटल फेल रहे हो, आप निष्फल रहे हो कि आपने 35 साल में कम से कम 35 लाख तो होता मस्जिद के पास। आज हम आपको गर्व से कह सकते हैं, हमारे पास कितना होगा, आज हम आपको गर्व से कहते हैं कि हमारे पास सारे 11 महीने के अंदर कम से कम 6 लाख रुपए हमारे पास बैलेंस। आप सोचो, 35 साल में ये लोग हमें माइनस में करके गए, माइनस, और हमारे पास आज 6 लाख रुपया हमारे पास है। आप इमेजिन करो कि हम अगर 35 साल से होते तो आज हमारी मस्जिद कहाँ होती और समाज कहाँ होता। और समाज का कोई भला इन्होंने किया नहीं। हम जब से आए तब से हमने सामाजिक काम भी शुरू किए। लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, लोगों की मदद कैसे कर सकती है, ये सारी चीजें हमने शुरू की। ये लोग ने आज तक कुछ नहीं। बस ऑफिस में क्या होती थी आप अपने हिसाब से पता कर लेना। मुर्गी बनती थी, मटन आता था, बिरयानी बनती थी, बस यही काम किया ये लोगों ने। कोई समाज के लिए कोई काम ये लोग ने किया नहीं। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी करो पैसे के जोर पे, इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, इसको गुमराह करो, उसको गुमराह करो, और किसी को काम करने दो मत। और हम साल तक आगे रह गए तो अब इनको दर्द शुरू हो गया। तो बस अभी हम ये इसे यहीं पे खत्म कर दे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप ये बताइए कि जुलाई 2024 से पहले इस जमा मस्जिद का जो कमेटी थी रखरखाव वही पूरा करती है, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं आप लोगों के पास? पुरानी कमेटी क्या बोले आपने? 2017 से 24 से पहले पुरानी कमेटी देखती थी ना? पुरानी कमेटी ही देखती थी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा बदलते रहते थे। लेकिन वो क्या था कि उनका जो मंडल था, उसी के अंदर आप मानोगे नहीं, यहाँ पे मेजोरिटी लोग मेरी बात को मानेंगे कि किसी को पता भी नहीं रहता था कि प्रमुख कौन है। मस्जिद अंदर ऑफिसर बैठते थे कि इसको प्रमुख बना दिया, उसको प्रमुख बना दिया। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले इसे सोसाइटी में रजिस्टर किया था मस्जिद को, तो उसका एक रूल होता है कि कोई भी प्रमुख 3 साल के लिए नहीं रह सकता, या 5 साल का गाइडलाइंस ना। कभी आप जाकर पता करो कलेक्टर ऑफिस के अंदर। और दूसरा का ऑडिट जमा कराना पड़ता है। जब हम आए हमने ऑडिट जमा कराया पहले ही साल, लेकिन इन लोगों ने 30 साल में कोई ऑडिट जमा नहीं कराया। 20 साल में कोई कोई कुछ भी नहीं। हम तो आज भी हम माफी मांगते हैं हमारे समाज के लोगों से कि हमें इस प्रकार पब्लिक में आना पड़ा समाज को लेके, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपके माध्यम से ही हम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जो प्रेस रिलीज की पर लोगों में वही चली। लोगों को यही लगा कि ये लोग गलत है, तो हमारा पक्ष आया नहीं। तो हमारा पक्ष रखना भी जरूरी था कि जो भी एलिगेशन हम पर किए गए हैं ये तो कोर्ट में टिकने वाले नहीं है। अब ये तो हो गया, कोर्ट मामला सब्जुडाइज मैटर हो गया। हम इसे हर स्तर पे लड़ेंगे। हम एफआईआर क्वेश्चन में भी जाएंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक। आप लोग ऊपर जो 25 में सभी लोगों का बयान हो चुका है, आप लोगों ने अपनी बात नहीं, हमारे कोई बयान है कुछ भी नहीं। अभी आपको हम ज्यादा वो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में आप नहीं बोलेंगे, हम उसमें नहीं बोलेंगे आपको कुछ भी। लेकिन हमको जब भी बुलाए हमने 100% कोऑपरेशन किया। जब भी पुलिस ने बुलाया हम उनके पास गए और जाएंगे। जब भी बुलाए हम जाएंगे। नई कमेटी आप लोगों ने बनाया जब 2024 में, तो क्या पुरानी कमेटी के लोग उसमें शामिल थे? पुरानी कमेटी का शायद कोई भी आदमी नहीं था ना। कोई आया नहीं कि आपको बुलाया नहीं? लिया गया था। उन लोगों का हम लोगों ने उसका जो पैसे है पूरा किया हम लोगों ने। लेकिन क्योंकि पांडे जी इसमें कैसा है कि इनके कार्य से लोग खुश नहीं थे। याद ध्यान,
इन्होंने, जैसे हमने आपको इनका पूरा सब बताया, ब्यौरा आपको दिया, इनसे कोई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ अच्छे लोग भी थे। ये 6 लोगों के सिवाय, 7 लोग के सिवाय तो अच्छे लोग भी थे। तो हम लोग, क्योंकि हमें तो 7 महीना ही हुआ और उसमें तो रोज की परेशानी थी, हम कुछ कर नहीं पाए ज्यादा। लेकिन भविष्य में इनमें से जो अच्छे लोग थे उसे हम लेते, और हमने फिरोज बापू को लिया भी। फिरोज बापू को इनकी कमेटी में जो थे उनको हम लोगों ने लिया भी। और हमने 100 लोगों को लेने के लिए हमारी ऑलरेडी चर्चा चालू थी, जो इनके मंत्री के बाहर के थे तो हम बिल्कुल लेते, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगे, जिनसे समाज नाराज है, उनको हम कभी नहीं लेते। विवाद पैदा हुआ यहाँ दुकान को लेकर, काफी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो 12 दुकान है, 6 दुकान तो विवादित हो गई है। इन्हीं की 10 दुकानों का क्या है? ये मैंने आपको बताया, जैसे स्निग्धा सिंह अभी भी उन्हीं के नाम से है, अभी भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी किराया नहीं पड़ा है। 12 दुकानों का एक पांडे जी 12-15 साल हो गए, कोई रेंट एग्रीमेंट ही नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, रेंट एग्रीमेंट किया ही नहीं, और बिना रेंट एग्रीमेंट की दुकान आप या मेरी भी कोई दुकान होगी, घर होगा, हम बिना एग्रीमेंट के देंगे क्या? वो तो अपराध है, वो हम दे ही नहीं सकते। जो नोटिस आपने किया था उन लोगों को क्या कार्रवाई किया जाएगा ट्रस्ट के द्वारा दुकानों के ऊपर? दुकानों के ऊपर जैसे कि ये हम लोग ने क्या सोचा था कि हमने 3 नोटिस दी, और उसके बाद में हमने हमारे समाज का जो नोटिस बोर्ड उसमें भी लगाया। उसके बाद उनके कार्यवाही में यह होता है कि हम पुलिस को लिख के देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये दुकान का किराया नहीं दे रहे और ये लोग गुंडागिरी कर रहे हैं, तो पुलिस आती और हम दुकान खाली कराते। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। जो लीगल यहाँ जो है नई कमेटी संचालन कर रही है, तो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर बिल्कुल। हाँ, ये लोग परेशानी कर रहे हैं, मतलब वो ये लोग ही कर रहे हैं, समाज हमारे साथ में है। 2024 के बाद है ना, नई कमेटी ना, पूरा देख रेखा में जो बिल्कुल बिल्कुल सर, तमाम यहाँ जिम्मेदार पे जो शिकायत भी दर्ज कराया है, उसमें क्या कितने लोगों क्या बताएं? उसमें हम लोगों ने जो कंप्लेन की है वो कंप्लेन अब्बास भाई के अगेंस्ट में की है हम लोगों ने, और उसके साथ में इसके साथ में हमने जो कंप्लेन की है, इन लाइट ऑफ द अबव आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू रजिस्टर अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट अब्बास भाई, यूसुफ आगवान, मोहम्मद अली खान, सलीम खान, जिसे बैटरी कहते हैं, अनीफ कुरैशी और यासीन मंसूरी, ये इन लोगों के ऊपर हम लोगों ने कंप्लेन। बहुत बहुत धन्यवाद हरी भाई। गुजरात का एक्चुअली हमारे पास ये बात आई थी कि इन्होंने किसी से फोन करवाया है, लेकिन वो हमें पता नहीं है, लेकिन किसी का प्रेशर तो बिल्कुल क्रिएट किया गया है, वरना ये एफआईआर होता ही नहीं। दूसरी बात, वो इसलिए एफआईआर नहीं होता क्योंकि ये मस्जिद जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये जो झगड़ा है ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है। टाइटल का और टाइटल वक्फ प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑलरेडी ट्रिब्यूनल बनी हुई है, और ट्रिब्यूनल बनी हुई है, कलेक्टर साहब कमिश्नर है और डिस्ट्रिक्ट जज ट्रिब्यूनल के हेड है। तो जिस टाइटल का विवाद होता है वो विवाद कोर्ट में जाता है, पुलिस में नहीं। ये भी देखना है कि ये साजिश कैसे हुई। एफआईआर सिलेक्टेड लोगों पे कमेटी के दूसरे किसी का नाम नहीं है, जो लोग बढ़िया काम करते उन्हीं को एफआईआर में लिया इन्होंने, और जबकि ये कंप्लेंट जाना चाहिए था ट्रिब्यूनल में, लेकिन ये ट्रिब्यूनल में नहीं गई, पुलिस में गई है। जबकि यहाँ पे किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ना लड़ाई हुई, ना झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, फिर भी क्रिमिनल कैसे हुआ है? ये क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल का मैटर ही नहीं है, मैटर ही नहीं है। ट्रिब्यूनल में गए तो ट्रिब्यूनल में अपना दस्तावेज दाखिल हुआ है नई कमेटी का। ट्रिब्यूनल में ना, ट्रिब्यूनल में विवाद जाता है, जो विवाद होता है ना, जो टाइटल का विवाद होता है या एनक्रोचमेंट होता है या कुछ भी होता है, वो ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट में जाता है। लेकिन बाकी का अगर कुछ भी है तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है।
लेकिन पुलिस पे क्रिमिनल, ये मामला क्रिमिनल है ही नहीं। क्रिमिनल कब होगा मांडे जी? जब आप किसी को थप्पड़ मारोगे, किसी के साथ कुछ करोगे या एनीथिंग जो क्रिमिनल है। लेकिन ये तो क्रिमिनल ही नहीं है, फिर भी एफआईआर हो गया इसमें। कलेक्टर ऑफिस में चल रहा है। ये बिल्कुल हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब ये मामला कलेक्टर में था, फिर सांसद के पास गया, फिर पुलिस में मामला गया, जबकि ये पुलिस में जाने का ये था ही नहीं। इसने एफआईआर दर्ज कैसे किया? मैंने जब, क्योंकि अनिल सर नए हैं, उनको मामला पता नहीं था, तो मैंने अनिल सर को सारे डॉक्यूमेंट दिए। मैंने उन्हें वक्त का जो गैजेट नोटिफाइड कॉपी है वो भी दिया। मैंने सर को ये बोला कि मैं वक्त का चेयरमैन था, अब तक था, मेरी टर्म अभी खत्म हुई है। इस प्रकार का कोई भी विवाद जो होता है वो ट्रिब्यूनल में जाता है, एफआईआर में कैसे जाएगा? वो एफआईआर होगा ही नहीं। हमारे मोबाइल ले लिए गए। आप सोचो कि जैसे मैंने आपको कहा, नक्सली को निपटाने वाले को हमको कुछ ही नहीं है, हमें इतना टॉर्चर किया गया। आप सोचो, यही आदमी की वजह से, जबकि ये मैटर ट्रिब्यूनल का है, पुलिस का है ही नहीं। पुलिस को भी फिर लगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। अनिल सर ने हमारी पूरी बातें सुनी, उनको भी लगा, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं इसमें जो भी होगा मैं करूंगा। उनको भी लगा कि ये तो वक्त का मामला है। ये कानूनी प्रक्रिया तो वही है, कानूनी प्रक्रिया में सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन समाज से भ्रमित हुआ है, मुस्लिम समाज के लोग भी इससे जो भ्रमित हो रहे थे, वो नहीं करने की शिकायत करानी चाहिए। बिल्कुल पांडे जी, आपके समक्ष आज आने का मुख्य कारण यही था कि अब तक एक तरफा ही बात लोगों तक पहुंची, हमारा पक्ष नहीं पहुंचा। लेकिन आज आपको इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने हमारी बात सुनी, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा पक्ष भी अब लोगों तक